वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम प्री प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर मैं प्री प्रोसेसर के इंट्रोडक्शन की बात करता हूं तो प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है जो कि कंपाइलेशन प्रोसेस से जस्ट पहले परफॉर्म होता है। तो मैं कह सकता हूं प्री प्रोसेसर इज ए प्रोग्राम विच परफॉर्म बिफोर कंपाइलेशन प्रोसेस, यानी कि जब किसी प्रोग्राम पर मैं क्लिक करता हूं कंपाइल करने के लिए उसको, तो कंपाइल होने से पहले एक और प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर प्रोसेस। ठीक है, यानी कि उस प्रोसेस को प्री प्रोसेसर परफॉर्म करता है। क्लियर है? ओके। अब प्री प्रोसेसर को अच्छे से समझने के लिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं। तो हमारा जो देव C++ IDE सॉफ्टवेयर है उसमें मैं जो हेडर फाइल्स हैं मैंने वो लिखी हैं, जिसको मैं कहूं प्री प्रोसेसर कमांड में बोल सकता हूं। इंट मेन जो कि मैंने मेन फंक्शन बनाया है, और मैं यहां पे अब प्रोग्राम लिखने जा रहा हूं। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम है x, और उसमें मैं 10 असाइन करा देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जो 10 मैंने x वेरिएबल में असाइन किया है मैं उसको प्रिंट कराता हूं x वेरिएबल के जरिए %d, और मैं x वेरिएबल को प्रिंट करा देता हूं। ठीक है, प्रोग्राम खत्म। हमारा जो मेन फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो मैं रिटर्न 0 लिख देता हूं। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले जो हमारा देव C++ सॉफ्टवेयर है वो कहता है कि आप अपनी फाइल को सेव कीजिए। तो मैं इस फाइल को hariom.c के नाम से सेव करूंगा, हरिओम। अब .c लगाने की जरूरत मेरे को ऐसे नहीं है, मैं चाहूं तो सोर्स फाइल .c इस पे क्लिक कर सकता हूं। देखिए, मेरी फाइल है वो hariom.c के नाम से सेव हो गई है, कोई एरर नहीं है। अगर मैं इसको रन कराऊं तो मुझे 10 आउटपुट में मिलेगा, जो कि हमने कोड लिखा था उसके हिसाब से। क्लियर है? ओके। अब प्री प्रोसेसर से रिलेशन रखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। देखिए, हैज जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। ठीक है, जहां भी आपको प्रोग्राम में हैज मिल जाए आप समझ लेना कि ये वो कोड है, या फिर हैज से स्टार्ट होने वाला कोड जो भी मिल जाए आपको, आप समझ लेना कि इन कोड के ऊपर अपना प्री प्रोसेसर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यानी कि इस कोड के ऊपर प्री प्रोसेसर अपना जो भी काम उसको करना होगा वो काम करेगा। क्लियर है? ओके, ये है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ईच प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मस्ट बी इट्स ऑन लाइन, यानी कि हर प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव होगा वो अपनी खुद की अलग लाइन में होगा। जैसे देखिए, ये एक हैज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये अपनी अलग लाइन में है फर्स्ट में। जो सेकंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो अपनी अलग लाइन में है सेकंड में। अगर मैं इनको एक लाइन में कर देता हूं तो हमारा जो कंपाइलर है वो एरर देगा। मैं कंट्रोल X करता हूं, स्पेस देके कंट्रोल V करके। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो हमारा कंपाइलर एरर देगा। देखिए, वार्निंग एक्स्ट्रा टोकन्स एट एंड ऑफ द इंक्लूडिंग हैज इंक्लूड डायरेक्टिव्स, यानी कि हैज इंक्लूड जो डायरेक्टिव है उसके एंड में एक्स्ट्रा टोकन है। ठीक है, तो हम उसको रिमूव करते हैं। तो यहां तक 2 पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है कि वर्ड्स आफ्टर हैज कॉल्ड प्री प्रोसेसर कमांड्स, यानी कि हैज जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इसके बाद में अगर आपने कुछ भी वर्ड्स लिखा है तो वो प्री प्रोसेसर कमांड कहलाएंगी, इसलिए मैं इनको प्री प्रोसेसर कमांड बोलता था। क्लियर है? और एक चीज याद रखना है, आपको इनके बाद सेमीकोलन का यूज नहीं करना है। इस तरह से सेमीकोलन का यूज नहीं करना है। क्लियर है ना? ओके, वरना हमारा कंपाइलर एरर देगा। ओके, अब देखते हैं जब मैं इस hariom.c फाइल को कंपाइल करता हूं तब इसके साथ क्या होता है। ठीक है ना? या मैं कहूं इस फाइल के अंदर रखे hariom.c फाइल के अंदर रखे कंटेंट के साथ क्या ऑपरेशन होता है वो हम देखते हैं। ओके, जब भी मैं hariom.c फाइल को कंपाइल करता हूं, ठीक है, तो हमारा जो IDE सॉफ्टवेयर है देव C++ वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर या मैं कहूं बहुत सारे प्रोग्राम अपने अंदर रखता है। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम चलेगा वो होगा प्री प्रोसेसर, यानी कि सबसे पहले जो हमारा कोड है वो प्री प्रोसेसर के कंट्रोल में जाएगा। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा वो देखते हैं। ठीक है, ओके। अब प्री प्रोसेसर हमारे कोड पे 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। पहला क्या होगा, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। अगर प्रोग्राम में कहीं पे मैक्रो बना हुआ है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा उसकी रियल वैल्यू के साथ।
वो कैसे, वो देखते हैं। चलिए मान लीजिए मैं एक मैक्रो बनाता हूं, मैक्रो बनाना हम पढ़ चुके हैं, तो मैं हैज डिफाइन लिखता हूं, स्पेस एक मैक्रो बनाता हूं जिसका नाम होगा राज, और उसकी वैल्यू दे देता हूं मैं डबल कोटेशन में उमेश। ठीक है, ओके। अब अगर मैं राज को प्रिंट कराता हूं, इस मैक्रो को प्रिंट कराता हूं, तो मैं डायरेक्ट राज लिख सकता हूं। ठीक है, ओके। लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कराऊंगा तो कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले ही हमारा जो प्री प्रोसेसर है वो क्या करेगा, राज को यहां से हटा के और डबल कोटेशन में उमेश लिख देगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एक्स करता हूं यहां पे, सॉरी वो तो वहां रहेगा ही ऐसे ही, कंट्रोल सी करना था मेरे को, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। हालांकि हमारे प्रोग्राम में तो राज ही रहेगा, लेकिन यहां पे जब कंपाइलर के पास फाइल जाएगी, देखिए सबसे पहले जो कंट्रोल है, या मैं कहूं जो फाइल है, या मैं कहूं हमारा जो कोड है, वो प्री प्रोसेसर के पास जाता है। प्री प्रोसेसर उसके ऊपर अपना काम करता है, फिर उस फाइल को कंपाइलर को सौंप देता है। ठीक है, तो कंपाइलर के पास जब ये कोड जाएगा, ये डेटा जाएगा, तो उसको राज जो मैक्रो है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, उसको कोड में हर जगह जहां राज लिखा होगा वहां डबल कोटेशन में उमेश लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये हमारे प्री प्रोसेसर की फर्स्ट ऑपरेशन है। क्लियर है? अब आप चाहें तो इसको डबल कोटेशन में उमेश लिख के रन करें, या फिर मैक्रो में राज लिख के रन करें, बात एक ही है। तो मैं राज लिख देता हूं। राज का मतलब क्या है, डबल कोटेशन में उमेश, और डबल कोटेशन के अंदर कोई भी डेटा लिखें अगर प्रिंट है फंक्शन में तो वो एज इट प्रिंट हो जाता है, तो उमेश प्रिंट होना चाहिए। मैं कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं, मैं रन कर देता हूं, उमेश प्रिंट हो गया। क्लियर है? ओके। दूसरा जो ऑपरेशन है प्री प्रोसेसर का वो क्या है, फाइल इंक्लूजन। ठीक है, अब फाइल इंक्लूजन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक नेक्स्ट फाइल बनानी पड़ेगी, ये मैंने बनाई है। ठीक है, इसमें मैं एक फंक्शन बनाता हूं, तो हैश इंक्लूड लिखता हूं। ठीक है, stdio.h। ठीक है, हैश इंक्लूड console input output.h। अब मेरे को एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है सम। ठीक है, ओके। उस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो कुछ भी नहीं होगा, सॉरी, उसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर टाइप का, फंक्शन का नाम होगा सम, और उसका जो टेकिंग पोर्शन है वो मैं चाहता हूं कि इंटीजर वैल्यू को वो रिसीव करे और उनका सम करके वो मुझे लौटाए। तो मैं उसका आर्ग्यूमेंट पास करने वाले पोर्शन में इंटीजर टाइप के 2 आर्ग्यूमेंट पास करता हूं। ठीक है, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन मैंने किया है जो कि हम अब तक पढ़ते आए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि एक फंक्शन की बॉडी बनाता हूं। कौन से फंक्शन की? जिसका नाम सम है। ठीक है, अब मैं सम फंक्शन की बॉडी बनाता हूं। ओके, लिखता हूं इंट फंक्शन का नाम सम, और उसमें आर्गुमेंट लेगा वो 2। ठीक है, जब उसको कॉल करूंगा तो उसको रिसीव करने के लिए मैं 2 वेरिएबल बनाता हूं, a कोमा इंट b। ठीक है, ओके। अब मेरे पास 2 वैल्यू आ गई है, उसका सम करके मेरे को रिटर्न करना है, तो मैं कर सकता हूं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा सम, और उसमें मैं असाइन कराऊंगा क्या, a प्लस b का एडिशन। क्लियर है? ओके, अब मैं रिटर्न कर देता हूं सम को। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ एक फंक्शन की बॉडी और उसका डिक्लेरेशन लिखा है। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार फंक्शन का डिक्लेरेशन, और यहां पे मैं लिख देता हूं फंक्शन की बॉडी या फंक्शन की डेफिनेशन, बात एक ही है। ठीक है, और अब इस फाइल को मैं कंपाइल करता हूं, या सेव कर सकते हैं आप, कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को फाइल को सेव करने के लिए कंपाइल का सहारा ले सकता हूं मैं। तो मैं इस फाइल को सेव करता हूं raj.c के नाम से। ठीक है, सी एक्सटेंशन में लगा देता हूं, raj.c के नाम से मैंने सेव कर लिया। अब मैंने
इसमें एरर बेशक आ रही हो, इसमें एरर आ रही कि आपने मेन फंक्शन नहीं बनाया है, हालांकि मेरे को सिर्फ इस फाइल में राज.सी फाइल में एक फंक्शन का डेफिनेशन और डिक्लेरेशन करना था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक फाइल बनाता हूं न्यू दूसरी, और उसमें एक प्रोग्राम बनाऊंगा। तो मैं पहले हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एस लिखता हूं, फिर हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एस लिखता हूं। ओके, इंट मेन जो कि हमारा मेन फंक्शन है वो लिख लेता हूं। अब क्या करता हूं कि मैं यूजर से दो वैल्यू इनपुट में लेता हूं। ठीक है, तो मैं दो वैल्यू इनपुट में लूंगा, तो इनको रखने के लिए मेरे को दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, एक मैंने बनाया x और एक बनाया मैंने y। क्लियर है? तो मैं यूजर को मैसेज देता हूं printf प्लीज एंटर टू वैल्यूज, ओके। ये लाइन ऑफ कोड यूजर को एक मैसेज देगी कि आपको दो वैल्यू एंटर करानी है। क्लियर है? ओके, अब मैं उन वैल्यू को स्कैन कराऊंगा जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा स्कैनर फंक्शन के जरिए। तो मैं %d दो बार लिखता हूं और कोमा लगा के पहली वैल्यू एड्रेस ऑफ ए पे जाए, फिर कोमा लगा के दूसरी जो वैल्यू है वो एड्रेस ऑफ बी पे जाए। सॉरी, यहां पे एक्स वाई मैंने लिए हैं तो मैं एक्स वाई कर देता हूं। ओके, अब मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं जिसका नाम है सम, जो कि हमने बनाया था पहले किसी दूसरी फाइल में, इसमें नहीं बनाया है। ठीक है ना? और उसमें मैं पास करता हूं वेरिएबल x और y, जो वैल्यू मैं एंटर कराऊंगा। ठीक है, अब इस सम को मैं प्रिंट कर सकता हूं। मैं यहां से कंट्रोल x करता हूं और मैं प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करता हूं और मैं लिखता हूं डबल कोटेशन में सम इज इक्वल %d और कोमा लगा के मैं उसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, यानी कि मैंने सम वेरिएबल को कॉल सम जो फंक्शन है उसको कॉल किया है। ठीक है, और उसके अंदर पास किया है दो वैल्यू जो मैं एंटर कराऊंगा, और ये जो सम फंक्शन है मेरे को उन दो वैल्यू का एडिशन लाके देगा, और जो कि ये जो कोड है वो उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैं कंपाइल करता हूं इस कोड को, सेव करता हूं इसको। मैं डबल क्यू के नाम से, ट्रिपल क्यू के नाम से सेव कर सकता हूं। ठीक है ना? देखिए इसमें कुछ एरर आ रही है कि सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, ओके। तो अब क्या हुआ, प्रॉब्लम कहां आई है, क्योंकि सम एक फंक्शन है, इसका ना तो डेफिनेशन है इधर ना डिक्लेरेशन है, लेकिन हमारे पास एक फाइल है राज.सी, उसमें क्या है, सम का डेफिनेशन भी है और डिक्लेरेशन भी है। तो मैं यहां पे उस फाइल को इंक्लूड करूंगा, क्या लिख के, हैज इंक्लूड, पहले कर लेते हैं डबल कोटेशन में। ठीक है ना? डबल कोटेशन में लिखना है क्या, राज.सी। ठीक है, अब इस फाइल को मैं कंपाइल करता हूं, अब कोई एरर नहीं है। यानी कि मैंने क्या किया है, ये जो फाइल है ना राज.सी, इसको इंक्लूड कर दिया है इस वाली फाइल से QQ.C। ठीक है, क्लियर है? अब मैं इसको रन कराऊंगा, तो प्लीज एंटर टू वैल्यूज, मैंने एंटर कीजिए 5, एंटर 6, और आंसर में मेरे को 11 जो इनका एडिशन वो मेरे को मिल गया है। देखिए अगर मैंने कहीं पे ये इस तरह से कोई हेडर फाइल लिखी है, ठीक है, इसको लिखने के दो तरीके हैं हेडर फाइल्स को। मैं चाहूं तो इससे भी लिख सकता हूं, हैज इंक्लूड, ये इस तरह के दो एंगुलर टाइप के कुछ बना करके इसके अंदर मैं लिख सकता हूं राज.सी। ठीक है, लेकिन अगर ये फाइल स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में है, या मैं कहूं स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में है, तब तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है ना? अगर ये फाइल करंट डायरेक्टरी में है तब ये एरर देगा। ठीक है, यानी कि हमें किसी भी फाइल को अपने कोड में इंक्लूड करने के लिए दो रास्ते होते हैं, या तो हम इस तरह से डबल कोटेशन में लिखें, या इस तरह से लेस देन और ग्रेटर देन वाले दो सिंबल्स के बीच में लिखें। अगर मैं डबल कोटेशन के बीच में लिखता हूं तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो कंट्रोल है वो फाइल को दो जगह सर्च करेगा, या तो करंट डायरेक्टरी मतलब मेरा जो डेटा सेव, ये फाइल कहां सेव हो रही है। देखिए
मेरी जो फाइल है वो एक ही डायरेक्टरी में सेव हो रही है डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो ये यहां भी सर्च करेगा इसको, और जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, स्टैंडर्ड जो डायरेक्टरी है उसमें भी सर्च करेगा इसको। लेकिन अगर मैं इस तरह के जो एंगुलर टाइप में सिंबल बना के ras.c को कनेक्ट करना चाहूंगा इस फाइल को, तो ये सिर्फ जो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी है उसी में ही सर्च करेगा, लेकिन ras.c जो है वो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में नहीं है। स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में सिर्फ उन फंक्शंस का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन होता है जिन फंक्शंस को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। हालांकि आप चाहें तो वहां पे अपने डेटा को रख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये काम प्री प्रोसेसर करता है। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, जैसे ही इसको हैज इंक्लूड डबल कोटेशन में ras.c मिलेगा ना, ये कोड इसको मिलेगा, तो जो प्री प्रोसेसर है वो क्या करेगा, इस फाइल को इसके साथ कनेक्ट कर देगा, यानी कि हमारा जो कंट्रोल है वो इस कंप्लीट कोड को अपनी इस फाइल में एज्यूम करेगा, तो एरर नहीं देगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो standard.h है इसका मतलब क्या है। ये जो printf है ना, printf, इसके जो फंक्शन के डिक्लेरेशन और डेफिनेशन है वो एक हेडर फाइल्स है जिसका नाम है standard input output.h, तो उसको इंक्लूड कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ये काम प्री प्रोसेसर कर रहा है, ठीक है। ये console input output.h जो है ये getch एक फंक्शन है, ठीक है ना, और एक CLR एक फंक्शन है जो कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। उनकी जो बॉडी है या मैं कहूं डेफिनेशन है या उनका डिक्लेरेशन, वो सब इस हेडर फाइल्स के अंदर है, ठीक है ना। इसलिए हम उनको जब यूज करते हैं तो इसको यहां पे डिक्लेयर करते हैं जिससे कि हम उस कोड को यहां पे एज्यूम कर सकें और हमारा कंपाइलर एरर ना दे, ठीक है। तो ये सब क्यों लिख रहे थे, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये काम प्री प्रोसेसर का है, ठीक है ना। ओके, अब आगे चलते हैं। और प्री प्रोसेसर का तीसरा काम क्या है, प्री प्रोसेसर का तीसरा काम है कंपाइलर कंट्रोल, यानी कि देखिए कंपाइलर जो कंट्रोल करेगा किसके लिए, कि हमें कंपाइलेशन टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट कराना है किसी एक स्पेशल कंडीशन में। अगर वो कंडीशन अकर नहीं होती है तो हम चाहते हैं कि उस कोड को कंपाइलर इग्नोर कर दे, स्किप कर दे, ठीक है ना। ये काम भी हमारा जो प्री प्रोसेसर है उसका है, ठीक है। हालांकि अभी कंपाइलर जो कंट्रोल है इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, हम जस्ट इससे नेक्स्ट वीडियो में मैक्रो के बारे में तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन जस्ट इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाइलर कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, अब देख लेते हैं ये जो प्री प्रोसेसर है ये एक्चुअल में काम क्या करता है, ठीक है। देखिए hariom.c मैंने एक फाइल बनाई थी, प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। उसको जैसे ही मैंने कंपाइल किया तो सबसे पहले जो हमारी जो फाइल है या मैं कहूं एक प्रोग्राम रन होगा, ठीक है, वो है प्री प्रोसेसर प्रोग्राम। वो हमारी जो फाइल है वो प्री प्रोसेसर के पास जाएगी। प्री प्रोसेसर क्या करेगा वहां पे, ये जो हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h है, हैज इंक्लूड conio.h है, या फिर हमने अभी फाइल बनाई थी एक हैज इंक्लूड डबल कोटेशन में ras.c, उनको रिजोल्व करेगा उनके कोड से। उनके अंदर जो कोड लिखा हुआ होगा वो इस फाइल में लाके रख देगा, यानी कि इस फाइल की कॉपी बनाएगा। उस कॉपी में हमारा जो मेन कोड होगा ना, इंट मेन ये वगैरह, ये कोड तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो ऊपर जो हैज से स्टार्ट होने वाली जो भी कमांड होगी उनकी जगह एक पर्टिकुलर कोड होगा जो उनकी लाइब्रेरीज में या कहूं उनकी फाइल्स में होगा, तो वो वहां से उठा के लाएगा और इस फाइल में कॉपी कर देगा, तो एक नई फाइल बन जाएगी, ठीक है ना। वो फाइल जाएगी किसके पास, कंपाइलर के पास, ठीक है। और कंपाइलर उसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा। देखिए ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होने के बाद ये 01 01 01 22 ये सब, हालांकि ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन मशीन अभी भी कैपेबल नहीं है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करेगा, एक तीसरा प्रोग्राम होता है हमारे पास जिसका नाम है लिंकर, ठीक है। अब लिंकर क्या करेगा, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी है जिसमें कि कीवर्ड क्या है या फिर उनकी जो भी डेफिनेशन है या फिर जो भी कंटेंट जो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, जैसे हमने इंटीजर यूज किया था, हमने बताया नहीं ना इंटीजर क्या है, लेकिन इसकी लाइब्रेरी में इंटीजर पहले से ही डिफाइन है कि क्या इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, तो उन सब का डेटा लाके वो ऑब्जेक्ट फाइल के साथ मर्ज कर देगा या ऐड कर देगा, उन दोनों को लिंक कर देगा। इससे एक नई फाइल बनेगी
जो कि .exe फाइल कहलाएगी, ठीक है। और .exe फाइल ही एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यानी कि ये .exe फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं। अब उसको देखने के लिए आप डेस्कटॉप को देख सकते हैं। अब हमने जो फाइल को बनाई थी, या मैं कहूं हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो ट्रिपल क्यू के नाम से था, ठीक है ना। मैं ओपन करके दिखा देता हूं। देखिए ये CPP के नाम से हमने जो प्रोग्राम बनाया था वो सेव हुआ था और ये रन भी हुआ था। तो इसको मैं स्पेशल चलाने के लिए क्या करूंगा, इसके लास्ट में एक फंक्शन लिखूंगा जिस फंक्शन का नाम है getch। इस फंक्शन का काम क्या है कि एक कैरेक्टर इसको इनपुट कराना होता है, ठीक है। तो मैं इसको कंपाइल करूंगा, कोई एरर नहीं है, ठीक है, सिर्फ कंपाइल किया मैंने और मैं इसको डाउन कर दूंगा। अब इसका प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं और इसके जो एक्सटेंशन है वो क्या है, .exe, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओके, एक बार क्रोम का एक्सटेंशन ओपन करते हैं, .exe यानी कि ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओके, तो जैसे क्रोम ओपन होता है वैसे ही अब हमारा ये ओपन होगा। तो मैं इसको ओपन करता हूं, देखिए एंटर प्लीज एंटर 2 वैल्यूज, मैं 2 वैल्यूज एंटर करता हूं, 6 एंटर 9, आंसर में 15 मिल गया है। अब जब तक मैं कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस नहीं करूंगा तब तक ये आउटपुट डटा रहेगा, इसके बाद ये भाग जाएगा। जैसे मैंने प्रेस किया के, देखिए वो ये आउटपुट जो डट रहा है ना वो getch की वजह से डट रहा है, क्योंकि getch फंक्शन है वो एक कैरेक्टर इनपुट मांगता है, ठीक है ना। जैसे ही मैं कीवर्ड का कोई भी बटन प्रेस करूंगा वो getch का जो काम है, फंक्शन का काम है वो हो जाएगा और ये आउटपुट भाग जाएगा, ये भाग गया, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसे समझिए, मैं getch को यहां पे नहीं लिखता हूं, ठीक है। ओके, और इसको फिर से कंपाइल करता हूं एक बार, और अब मैं इस CPP ये जो एप्लीकेशन है इसको रन करता हूं, ओपन। ये मैंने फर्स्ट वैल्यू एंटर की 9, एंटर। जैसे ही मैं सेकंड वैल्यू एंटर करूंगा तो ये बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं 6 एंटर करता हूं तो आंसर में प्रिंट होता है 15 और तुरंत ये गायब हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को इतना कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।